हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। यह है क्लास 22 यानी कि 21 क्लास है। इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप उन सभी को देखते जा रहे हो और इन सेशंस के थ्रू हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हम जो है लास्ट पार्ट में हैं अभी। तो ये 15 क्वेश्चन पिछले सेशन का जो कि आपको होमवर्क दिया गया था। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ मर्चेंट बैंकर। तो एक एंटिटी, एक जो एजेंसी है वो मर्चेंट बैंकर के रूप में काम करे, इसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए होगा। मर्चेंट बैंकर किनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जनरल पब्लिक को ना? नहीं, जनरल पब्लिक को वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू कॉरपोरेट्स विथ रिस्पेक्ट टू किस तरीके से उन्हें जो शेयर्स हैं उन्हें इश्यू करना चाहिए, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फंक्शंस है। दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन जो वो कैरी आउट करते हैं। तो बिग कॉरपोरेट्स को वो हेल्प करते हैं, कंपनीज को वो हेल्प करते हैं, राइट। सो यहाँ पर इस तरीके के सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 10 करोड़, 5 करोड़, 50 lakhs या 10 lakhs? So the correct answer here is B, 5 करोड़, राइट। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के सामने दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द इश्यू मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, दे हेल्प कॉरपोरेट्स की किस तरीके से वो उनके शेयर इश्यूज जो वो करते हैं उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। तो इस हेल्प में, इस सर्विस में, नॉट हेल्प, हम कह सकते हैं कि ये जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं फॉर इन एक्सचेंज ऑफ अ फी, ये जो सर्विस है उस सर्विस के मेन फंक्शंस क्या है, मेन पार्ट्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या उन्हें कैरी आउट करना होता है। लेट्स से आपकी कंपनी है, आपको शेयर इशू करना है, तो क्या क्या आप जो है मर्चेंट बैंकर को हायर करोगे और उसके साथ जो है चीज़ें करोगे। तो इसमें क्या फंक्शंस वो जो है कैरी आउट करते हैं वो पूछा गया है। ऑब्टेनिंग प्रियोर कंसेंट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज से कि भाई इनका जो है कंपनी है इसे इसके शेयर्स लिस्ट कराने, तो उनसे कंसेंट लेते हैं। मैनेजर्स को वो अपॉइंट करते हैं। एडवाइस कंपनी टू अपॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिटर्स जो कंपनीज हैं उन्हें खुद जो है ऑडिटर्स अपॉइंट करने होंगे, तो उससे रिलेटेड भी एडवाइस यही देते हैं। तो ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर। डी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। कंपनीज इन इंडिया आर मैंडेटेड एज पर सेबी रेगुलेशंस टू अपॉइंट अ मॉनिटरिंग एजेंसी इफ देयर इश्यू साइज इज मोर देन। ठीक है, तो वो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से जो कंपनीज हैं उन्हें एक मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना होता है। इन्होंने शेयर्स इशू किए और इसके बाद सेबी कहता है कि आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी जो कि इस शेयर्स इशू करने के साथ साथ उसकी जो वैल्यूएशन है, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी को आपको अपॉइंट करना होगा। मोस्टली ये बैंक्स होते हैं, राइट। तो ये बैंक्स मॉनिटर करते हैं। दिस बैंक्स आर रजिस्टर्ड फॉर टू डू दिस। ये करने के लिए सेबी के साथ इन्हें ये जो है रजिस्टर्ड होते हैं। तो ऐसे मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना होगा, ये चीज़ कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है, ये तभी होगा जब ये शेयर्स का जो इश्यू है वो सर्टेन वैल्यू क्रॉस करेगा। कितना वैल्यू क्रॉस करने पे ये एजेंसी को अपॉइंट करना होता है वो पूछा जा रहा है। इज इट 50, 100, 500 और 250 करोड़? तो द हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 50 करोड़ इज द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर हियर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, दूसरे कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स एक्चुअली क्या होते हैं, एक एसेट है आपके साथ, लेट्स से आप एग्रीकल्चर फार्मर हो, तो आपकी प्रोड्यूस हुई, आप कहते हो कि ये प्रोड्यूस मैं अभी बेच नहीं सकता, मैंने वेयर हाउस में रख दिया है और इसके सामने जो ये बिल मुझे मिल रहा है इसको जो है मैं ट्रेड करूँगा, इसके ऊपर मुझे कुछ मनी चाहिए ताकि मैं आगे मेरा एग्रीकल्चर जो काम है वो कर सकूँ। अब मैं इसको, इससे जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं चुका दूंगा इन अ फ्यूचर डेट। तो फ्यूचर में सेटल होता है ये, और इस तरीके से आपने मतलब कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जो प्रोड्यूस है उसको ही आप यहाँ पर एज ए डेरिवेटिव, एज अ एसेट जो है दिखा रहे हो कि मेरे डेरिवेटिव्स यहाँ पर है।
रेस्ट एश्योर्ड गारंटीड आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा आप कहते हो और फिर पैसे लेते हो लोगों से और फिर उसे यूज़ करते हो और प्रॉफिट जो है उससे आप चुका देते हो, तो दैट इज़ कमोडिटी। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है शेयर है, एक शेयर इज़ समथिंग दैट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपने खरीदा और कह रहे हो कि आगे जाके प्रॉफिट होगा मैं आपको दे दूंगा, इसके ऊपर एक डेरिवेटिव भी इशू करा सकते हो। तो ये फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, अलग अलग शेयर्स, लेट्स से कंपनी ए कंपनी बी सभी के शेयर्स इंक्लूड करके एक साथ जो है एक नाम से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव है वो आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही ओवर द काउंटर होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स से यहाँ वहाँ से आप जो है उनके एसेट के ऊपर या डेरिवेटिव पर पैसे देते हो ओवर द काउंटर, राइट। तो ये जो है एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज पर अगर लिस्टेड है ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, फॉर्मल होगा, ओके। तो ये दोनों दो तरीके के आपके हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, दोनों ही है भाई, तो सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, ओके। एक्चुअली इट शुड बी सी, बोथ 1 and 2। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। तो पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेटिव है क्या। इट इज़ अ फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मुझे, तो इसके सामने मैंने डेरिवेटिव इशू किया कि भाई अब इस पर पैसे दो, मैं ये जो बॉन्ड है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो तो नहीं दूंगा पर मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा बाद में। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे आपको आप जो है यहाँ पर शो कर रहे हो। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट है, वो सही है। इट इज़ सेटल्ड इंस्टेंटली, जी नहीं, अभी इंस्टेंटली आप ये दिए और फिर पैसे भी वापस कर दिए, नहीं होता ऐसा। इट इज़ सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, ठीक है, फ्यूचर डेट पे सेटल होता है, तो इस वजह से दिस इज नॉट करेक्ट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो 1 ओनली इज द राइट आंसर। अब देखिए विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कमोडिटीज कंसिडर्ड फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव। मैंने एक एग्जांपल दिया फार्मर, उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका, ऐसे ही और क्या हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर भी इसमें हो सकते हैं। आप अपना गोल्ड अपना सिल्वर उसको भी एज अ कमोडिटी करके डेरिवेटिव मार्केट में यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, सो सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Which among the following is or are correct with respect to commodity trading market in India? Commodity in which derivatives first originated in India was cotton, ठीक है। तो सबसे पहली बार इंडिया में कॉटन एज अ कमोडिटी जो है लेकर आया गया और कॉटन के ऊपर डेरिवेटिव्स इशू करके उस पर जो है पैसों का लेन देन ट्रांजैक्शन हुआ था। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कमेंस्ड इन इंडिया इन जून 2000 आफ्टर सेबी ग्रांटेड अप्रूवल इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर हमारा जो मेन थिंग आपको देखना है वो है जून 2000, जी हाँ, जून 2000 में शुरू होता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो क्या सही होगा, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया बिगैन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमेटी। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू होती है, मल्होत्रा कमेटी, एलसी गुप्ता, नरसिम्हन या फिर उषा थोरट। तो यहाँ पर सही जवाब है, अगेन ये फैक्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए यहाँ पर बात नहीं है। एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ईयर 2000 में सेबी के द्वारा जो है ये सबसे पहली बार अलाउ किया गया था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एलसी गुप्ता कमिटी बी इज द राइट आंसर हियर। अब 8th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज करेक्ट। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस स्टैंडर्डाइज्ड देन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम में देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंजेस क्या है वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेस स्टैंडर्डाइज्ड देन ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर जो है एक्सचेंज के ऊपर शायद ना हो ट्रेड, तो इस वजह से ये लेस स्टैंडर्ड, ये जो ओवर द काउंटर है ये एक्चुअली लेस स्टैंडर्डाइज्ड है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। बोथ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव आर कमोडिटी डेरिवेटिव, जी नहीं, कमोडिटी नहीं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव से हम देख चुके हैं जो इनकी क्लासिफिकेशन है, ये दोनों को हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, डी, नीदर 1 नॉट 2। 9th देखिए, हु ऑफ दीज इज अ पार्टिसिपेंट इन अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन।
ठीक है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पार्टिसिपेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं? आर्बिट्रेजर, गारंटर, हेजर या स्पेक्यूलेटर। तो आर्बिट्रेजर जो है वो सेम एसेट को की जो वैल्यू या प्राइस है अलग अलग मार्केट में, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग अगर होगा तो उसको उस चीज़ को जो है यूज़ करते हैं आर्बिट्रेजर। लेट्स से यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, तो यहाँ से खरीदा, यहाँ पे बेचा, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी चीज़ें करते हैं आर्बिट्रेजर। गारंटर कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के पार्टिसिपेंट नहीं है। हेजर जो है वो बहुत सारे जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को खरीद लेते हैं। लेट्स से एक ये जो कमोडिटी है इसमें इसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही है बट इसकी बढ़ रही है, तो ओवरऑल इन्हें प्रॉफिट होता है। तो हेजिंग यानी कि अपने जो रिस्क को कम करना, इस तरीके के चीज़ें करके उन्हें हेजर कहते हैं। स्पेक्यूलेटर ये रिस्क लेते हैं कि भाई एक में मैं इन्वेस्ट करूँगा, देखते हैं प्राइस बढ़ेगा और मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, तो दे आर स्पेक्यूलेटर्स, राइट। तो ये जो है 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, गारंटर यहाँ पर नहीं है, राइट। सी विल बी द राइट आंसर। अरे 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के फंक्शंस क्या है? प्राइस डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट है, हेजिंग प्राइस रिस्क, लेसर इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली अपने बुक में दी हुई हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। और इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। आई होप इस सेशन में मज़ा आया होगा आपको। अपना फीडबैक देना ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।